ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बन और कार्बन से बने हुए यौगिकों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे प्रथम प्रश्न यह है कि कार्बनिक यौगिक अर्थात कार्बन और कार्बन से बने हुए यौगिक क्या होते हैं। इसका अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले कार्बन के विषय में जानते हैं। कार्बन जो है यह एक तत्व है, इसे हम C द्वारा सूचित करते हैं, यानी कि कार्बन को हम C से सूचित करते हैं। C मतलब कार्बन। तो कार्बन का प्रतीक हो गया, सिंबल हो गया C, और यह लैटिन शब्द कार्बो से बना है। लैटिन शब्द कार्बो यानी कार्बो से बना है कार्बन, कार्बोन। यह एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है कार्बो, जिससे बना है कार्बन। इस लैटिन शब्द का अर्थ होता है कोयला, यानी कि कोयला को कार्बो कहा जाता है और कार्बो से बन गया कार्बन। तो कार्बन के अपने विलक्षण गुण होते हैं, उसकी विशेषताएं होती है। कार्बन लगभग सभी जगह उपलब्ध होता है, यह सजीव पदार्थों में एवं निर्जीव पदार्थों में। मूल रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है यह एक कार्बनिक पदार्थ ही है। इसमें मैक्सिमम मात्रा कार्बन की पाई जाती है। जो प्लांट्स है, जो पेड़ पौधे हैं, जो अन्य प्राणी हैं, इन सब में कार्बन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावे कार्बन वातावरण में पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में पाया जाता है, जिसकी मात्रा, जिसका प्रतिशत 0.03% है। यानी कि वायुमंडल में कार्बन का जो प्रतिशत है वह 0.03% है। वहीं भूपर्पटी पर यानी पृथ्वी पर जो कार्बन है, भूपर्पटी पर 0.02% कार्बन पाया जाता है। LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके साथ साथ CNG यानी कि कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, डीजल, पेट्रोल इत्यादि चीज़ों में कार्बन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कार्बन जिन तत्वों के साथ संयोग करता है उन तत्वों से संयोग कर वह कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बनिक यौगिक अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। कार्बन के इतिहास के विषय में हम कुछ अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि कार्बन कैसे कार्बन के बारे में खोज हुई, कार्बन के विषय में क्या क्या अवधारणाएं थी और कौन कौन सी अवधारणाओं का धीरे धीरे खंडन होता चला गया। सन 1675 ईस्वी में रसायन के अध्ययन को आसान बनाने के लिए निकोलस लेमरी, नाम है निकोलस लेमरी, निकोलस लेमरी 1675 ईस्वी, याद रखना है 1675 ईस्वी में निकोलस लेमरी ने पदार्थों को 3 महत्वपूर्ण वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। वे महत्वपूर्ण वर्ग थे, नंबर फर्स्ट थे खनिज पदार्थ, नंबर सेकेंड थे वनस्पति पदार्थ, और नंबर थर्ड थे जंतु पदार्थ। यानी कि रासायनिक पदार्थों को उन्होंने 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत कर दिया। सबसे पहला है खनिज पदार्थ,
दूसरा है यानी मिनरल्स सब्सटेंस, उसके बाद वनस्पतिक पदार्थ वेजिटेबल्स सब्सटेंस, और तीसरा है एनिमल्स सब्सटेंस। एनिमल्स सब्सटेंस फर्स्ट जो है वह है खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स सब्सटेंस, दूसरा है वनस्पतिक पदार्थ अर्थात वेजिटेटिव या वेजिटेबल सब्सटेंस, मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस एंड एनिमल्स सब्सटेंस। यानी कि पदार्थ जो है यह 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया निकोलस लेमरी के द्वारा 1675 ईस्वी में। इसके बाद पदार्थ 2 भागों में बट गए, एक है कार्बनिक पदार्थ और दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। 2 भागों में पदार्थों को बांट दिया गया। ऐसे पदार्थ जो कार्बन से संबंधित हैं, जिनमें कार्बन उपस्थित है, उन पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, और जो पदार्थ जिनमें कार्बन अनुपस्थित है, ऐसे पदार्थ को हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अर्थात अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक क्या है और अकार्बनिक क्या है, और कार्बनिक शास्त्र यानी कि कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे कार्बन के विषय में एक प्रमुख बात जिसे हम कहते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। जैव शक्ति का सिद्धांत अर्थात वाइटल फोर्स थ्योरी 1815 ईस्वी तक जीवधारियों से जो चीज़ें प्राप्त होती थी, उन चीज़ों को कार्बनिक चीज़ें समझा जाता था। यानी कि विद्वानों के तत्कालीन जो विद्वान थे, तत्कालीन जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट की ये मान्यता थी कि जो पदार्थ जीवों में पाए जाते हैं, जो पदार्थ जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, वनस्पतियों में पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जीव जंतुओं के शरीर से बाहर प्राप्त नहीं किए जा सकते, अर्थात वह निर्जीव घटकों में उपस्थित नहीं रहते हैं। ये बातें हैं 1815 ईस्वी तक ये मान्यता थी। 1815 ईस्वी तक ये मान्यता थी। इसको हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, एक लाइन में ये समझेंगे कि विद्वानों का ऐसा मत था, साइंटिस्ट का ऐसा मत था 1815 ईस्वी तक कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो केवल जीवधारियों के शरीर में ही विद्यमान होता है। यह जीवधारी के शरीर से बाहर इसको प्राप्त करना असंभव है। किंतु 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक होलर, वैज्ञानिक का नाम है होलर, ईस्वी 1828 ईस्वी, जर्मन वैज्ञानिक होलर ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक पदार्थ जो है वह जीव के शरीर के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है, उसको संश्लेषित किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, ये HN3 यानी कि यह है अमोनिया। अब इस अमोनिया के साथ HCNO यानी कि साइनेट, अमोनिया के साथ साइनेट को मिलाकर और इसको गर्म किया गया। जब इसको गर्म किया गया तो अब ये बन गया, ये H इसके साथ एक संयोजित हो जाएगा HN
HN4CNO यानी अमोनियम साइनेट, इसको हम कहेंगे अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, ध्यान से देखिए कि अमोनिया को जब साइनेट के साथ गर्म किया गया तो अमोनियम साइनेट बनता है। अब इस अमोनियम साइनेट को यहाँ रखते हैं, HN4CNO को जब हम फिर इसको गर्म करेंगे तो यह बनता है NH2CONH2 यानी कि यूरिया। हम जानते हैं कि यूरिया एक रासायनिक पदार्थ है जो कि कार्बन से संबंधित है, अर्थात यूरिया कार्बनिक पदार्थ है। अब यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में होलर ने 1828 ईस्वी में किया और इसका निर्माण करके यह साबित कर दिया कि यूरिया का निर्माण करके यह सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक पदार्थ सिर्फ जीव के शरीर में ही नहीं पाए जाते, वरन ये पदार्थ जीव के शरीर के बाहर भी संश्लेषित किए जा सकते हैं। इसके बाद 1845 ईस्वी में कोल्बे नामक साइंटिस्ट ने 1800, ये याद रखने वाली बात है, 1845 ईस्वी में कोल्बे नामक साइंटिस्ट ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया। एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया और 1856 ईस्वी में बार्थेले नामक साइंटिस्ट ने मेथेन यानी CH4 का संश्लेषण किया। याद रखना है, बार्थेले ने 1856 ईस्वी में और कोल्बे ने 1845 ईस्वी में इसने एसिटिक एसिड का संश्लेषण किया और इसने मेथेन यानी CH4 का संश्लेषण। बार्थेले ने 1856 ईस्वी में मेथेन का संश्लेषण किया और कोल्बे ने 1845 ईस्वी में एसिटिक एसिड का संश्लेषण किया। होलर ने 1828 ईस्वी में संश्लेषण किया यूरिया का प्रयोगशाला के अंदर और 1815 ईस्वी तक यह मान्यता थी कि कार्बनिक पदार्थों को शरीर से बाहर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस जैव शक्ति के सिद्धांत को खंडित किया सबसे पहले होलर नामक साइंटिस्ट ने, बाद में कोल्बे ने 1845 ईस्वी में और फिर उसके बाद बार्थेले ने 1856 ईस्वी में। इस तरह से जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन हो गया और विज्ञान की एक नई शाखा का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं।